इस लाइट हाउस की निगरानी करने के लिए आपको सालाना लगभग 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस नौकरी को पाने की बहुत इच्छा हो रही है और इसमें असीमित सुविधाएं भी हैं, जैसे यहाँ कोई बॉस नहीं रहेगा। आप पूरी तरह से अकेले होंगे और अपनी इच्छा से सो सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, जो मन चाहे वह कर सकते हैं। आपका काम केवल यह देखना होगा कि लाइट हाउस की बत्ती ठीक से जल रही है या नहीं। अगर कभी बंद हो जाती है तो उसे फिर से चालू कर देंगे। बस इतना ही, आपको और कुछ भी नहीं करना होगा। सारा दिन बस पैर पर पैर रखकर सोए रहेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतनी सुविधाओं के बावजूद यह दुनिया का सबसे खतरनाक काम है, क्योंकि यह लाइट हाउस ठीक समुद्र के बीच में स्थित है। यहाँ रहने के दौरान आप किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे और अकेलापन आपको हमेशा घेरे रहेगा। और भी खतरनाक बात यह है कि यहाँ अक्सर बड़े बड़े तूफान आते हैं, जिनकी तांडव इतनी भयावह होती है कि कभी कभी समुद्र का पानी लाइट हाउस के ऊपर तक आ जाता है। यहाँ तक कि इस काम में मौत तक हो सकती है। और भी क्या क्या महाविपदें यहाँ मिल सकती हैं, वह भी आगे जानने को मिलेंगी। अब आपके मन में सवाल आता है कि इस लाइट हाउस को समुद्र के बीच में क्यों बनाया गया है, इसका काम क्या है और क्यों इस लाइट हाउस पर हमेशा नजर रखनी होती है, क्यों इसकी लाइट कभी बंद नहीं की जा सकती। इस रहस्यमय लाइट हाउस के बारे में जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। उस समय यातायात के लिए न कोई गाड़ी थी और न ही अन्य कोई वाहन, और विशाल लंबी यात्राओं के लिए एकमात्र उपाय था समुद्री मार्ग। उस समय के महान नाविक कैम्पेरियंस मारियस ने समुद्र के बीच घनघोर अंधेरे वाले इलाके को पार किया था। तभी उनके जहाज का टकराव समुद्र के नीचे स्थित कुछ चट्टानों से हुआ। उस समय जहाज लकड़ी के बनाए जाते थे, जिससे आसानी से फट सकते थे और पानी अंदर आ सकता था। इस दुर्घटना के बाद कप्तान मारियस ने इसका समाधान ढूंढना शुरू किया। वह कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो इन समस्याओं से बचने के लिए पहले से ही नाविकों को चेतावनी दे सके। यहाँ पर परेशानी का कारण था प्रशांत महासागर की विशालता। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि अगर सातों महाद्वीपों की सारी भूमि को एक साथ मिला दिया जाए तो भी यह प्रशांत महासागर के आकार से कम होगा। हजारों साल पहले जब नाविक इस विशाल समुद्र को पार करके यात्रा करते थे तो उनके पास समुद्र के नीचे क्या है, इसका कोई अंदाजा नहीं होता था। उनके पास उस समय कोई तकनीक नहीं थी जो उन्हें रास्ता दिखा सके। नाविक सूर्य या चंद्रमा पर निर्भर रहते थे और दिशाओं के लिए अन्य प्राकृतिक संकेतों पर निर्भर रहते थे। उस समय नाविकों को समुद्र पार करने में कई अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे एक बार कप्तान एलेस्टर अपने नाविकों के साथ प्रशांत महासागर को पार कर रहे थे। एक रात अचानक तूफान आ गया और पूरे आकाश को काले बादलों ने ढक लिया। पूरी रात तूफान चलता रहा और नाविक रास्ता भटक गए। सुबह होते ही उन्होंने देखा कि वे विशाल समुद्र के बीचों बीच खो गए हैं। उनके पास न खाने के लिए कुछ था और न ही पीने का पानी। भूख और प्यास से नाविकों की हालत खराब हो गई। यहाँ तक कि कई नाविकों की मृत्यु भी हो गई। बाद में बड़ी मुश्किल से कप्तान को किनारा मिला। इसके बाद लाइट हाउस बनाने की शुरुआत हुई। मिस्र के भूमध्य सागर के पास स्थित अलेक्जेंड्रिया के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फियस ने देखा कि उनके राज्य में प्रवेश के लिए इस इलाके से होकर जाना होता था और आसपास बहुत बड़ी चट्टानें थीं, जिसकी वजह से यहाँ व्यापार करने आने वाले जहाज अक्सर इन चट्टानों से टकरा जाते थे। इससे अक्सर जहाज डूब जाते थे या बड़े नुकसान का सामना करते थे। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने उस समय के मशहूर आर्किटेक्ट सोस्ट्रैटस ऑफ सीनिडस के पास जाकर मदद मांगी। उन्होंने मिलकर पानी के ऊपर एक किला बनाने का विचार किया, जिसमें एक प्रकाश स्तंभ होगा जो समुद्र में जहाजों को मार्गदर्शन करेगा और पानी के नीचे चट्टानों के बारे में पहले से चेतावनी देगा। इस प्रकार इस योजना के अनुसार काम शुरू हुआ और उन्होंने एक ऐसा निर्माण किया जो बाद में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ और अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ कहलाया। इसका ऊंचाई 384 फीट थी और इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया था। लाइट हाउस के शीर्ष पर हमेशा आग जलती रहती थी, जिसे जलाने के लिए तेल और लकड़ी की लगातार आपूर्ति करनी पड़ती थी। समय के साथ जब व्यापारिक जहाजों की संख्या बढ़ी तो समुद्र के उन स्थानों पर भी लाइट हाउस बनाए जाने लगे जहां पानी के नीचे चट्टानें होती थीं। पहले लाइट हाउस में आग जलाई जाती थी, लेकिन इससे बहुत दूर तक प्रकाश नहीं जाता था। इसके बाद मोमबत्तियों और लैंप का उपयोग किया गया, लेकिन इससे भी दूर तक प्रकाश नहीं पहुंचता था। फिर विद्युत बल्बों का आविष्कार हुआ और लाइट हाउस में आग की जगह बल्ब का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन बल्ब के प्रकाश को दूर तक पहुंचाने में समस्याएं थीं। फिर फ्रांस के बरियाता वैज्ञानिक फ्रेस्नेल ने एक विशेष प्रकार की लेंस का आविष्कार किया,
जिससे प्रकाश को बहुत दूर तक पहुंचाना संभव हो गया। आजकल लगभग सभी लाइट हाउस में इसी प्रकार की लेंस का उपयोग किया जाता है। लाइट हाउस के खतरनाक पक्ष को जानने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्यों इतने सारे पैसों के बावजूद कोई सामान्य व्यक्ति इस एकाकी और खतरनाक जगह पर काम नहीं करना चाहता। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर